हाँ, आज हम आपको इस एपिसोड में इमरजेंसी नर्सिंग केयर के बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इसी को हम कहते हैं आपातकालीन चिकित्सा। यानी ऐसे रोग या ऐसी कंडीशंस, परिस्थितियाँ जो एकाएक व्यक्ति को अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। ऐसी कंडीशन होती है कि इस कम समय में ही व्यक्ति के जीवन को खतरा पैदा कर सकती हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। अगर इनका ढंग से मैनेजमेंट और प्रॉपर ढंग से ट्रीटमेंट न किया जाए तो ये लाइफ के लिए खतरनाक पोजीशन हो सकती है। तो आइए इसके बारे में हम आपसे चर्चा करें। तो ये देखिए, ऊपर लिखा गया है इमरजेंसी नर्सिंग केयर, यानी आपातकालीन नर्सिंग। ऐसी बीमारियां या ऐसी परिस्थितियां जो जीवन को डरा देने वाली परिस्थितियां उत्पन्न कर दें, उनको हम कहते हैं इमरजेंसी या आपातकालीन नर्सिंग चिकित्सा या व्यवस्था देकर नियंत्रित करते हैं। इनका आक्रमण एकाएक होता है जो शरीर को काफी डैमेज करने की संभावना पैदा कर देता है। इस तरह की बीमारियों में जीवन को सुरक्षित करने के लिए प्रदान की जाने वाली देखभाल को ही हम आपातकालीन नर्सिंग देखभाल कहते हैं। यानी ऐसी परिस्थितियां या ऐसी बीमारियां जो एकाएक अटैक करती हैं और व्यक्ति के जीवन को ये थ्रेटनिंग कंडीशन में ले जाती हैं, भयाक्रांत कर देती हैं। यानी ऐसी परिस्थिति में अगर प्रॉपर मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट देकर के उसकी चिकित्सा न की जाए, व्यवस्था न किया जाए, उसकी देखभाल न किया जाए, तो फिर उस व्यक्ति के जीवन को खतरा हो सकता है। तो इन तरह की परिस्थितियों में जो हम जीवन को सुरक्षित करने के लिए जो देखभाल, आपातकालीन नर्सिंग देखभाल करते हैं, इसी को कहते हैं आपातकालीन नर्सिंग केयर, इमरजेंसी नर्सिंग केयर, आपातकालीन नर्सिंग। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि आकस्मिक रोग या बीमारियां या कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिनको बहुत ढंग से और विद इन टाइम केयर करने की, देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, नर्सिंग देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। अगर इसमें थोड़ा भी विलम्ब हुआ तो ये कंडीशंस या ये एकाएक पैदा होने वाली बीमारियां जीवन का अंत भी कर सकती हैं। लेकिन अगर इनका सही तरीके से और समय से अगर इनको उचित देखभाल की गई, उचित ट्रीटमेंट दिया गया, उचित मैनेजमेंट दिया गया, तो फिर हम इसको नियंत्रित करके और व्यक्ति की जान को बचा सकते हैं। तो इन ऐसी परिस्थितियों में जो हम देखभाल करते हैं या जो नर्सिंग सेवा देते हैं, इसी को हम कहते हैं आपातकालीन नर्सिंग देखभाल। क्या कहते हैं? आपातकालीन नर्सिंग देखभाल, यानी इमरजेंसी नर्सिंग केयर। इस तरह की आकस्मिक या आपातकालीन रोगियों को क्रिटिकल केयर की आवश्यकता होती है और इस तरह की परिस्थितियों में बिना देरी किए रोग के अनुकूल चिकित्सा शुरू कर देनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह की नर्सिंग निर्धारण में देरी रोगी की जान ले सकती है। इसलिए इस तरह की इमरजेंसी चिकित्सा में तुरंत डायग्नोसिस एवं चिकित्सा देने के लिए बहुत ही कुशल एवं ज्ञानवान नर्स की आवश्यकता होती है। यदि इमरजेंसी कक्ष में इस तरह का मरीज आता है जो एकाएक किसी बीमारी का प्रभाव झेल रहा है या कोई ऐसी परिस्थिति में आपातकालीन, जैसे बीमारी नहीं, अगर मान लीजिए वो बर्न की केस है, एक्सीडेंटल केस है, तो उसको भी सघन आपातकालीन चिकित्सा और नर्सिंग केयर की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह के रोगी अगर, इस तरह के व्यक्ति अगर आपातकालीन कक्ष में पहुंचते हैं तो हमें क्या करने की आवश्यकता होती है? ऐसे आपातकालीन रोगियों को क्रिटिकल केयर की आवश्यकता होती है। इस तरह की परिस्थितियों में बिना देरी किए, मतलब बहुत इसमें सोच विचार की गुंजाइश नहीं होती है, ऐसे
परिस्थिति में फंसे हुए व्यक्ति को बिना किसी विलंब के तुरंत उसके प्रॉब्लम्स के अनुकूल, उसकी दिक्कतों के अनुकूल चिकित्सा शुरू कर देनी चाहिए। और इसमें किसी भी तरह की नर्सिंग निर्धारण में देरी, अगर नर्स कोई निर्णय लेने में देरी करती है तो यह व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए ऐसी जगह पर किसी बहुत ही कुशल, स्किल्ड और नॉलेज वाली यानी बहुत अनुभवी ज्ञानवान नर्स की आवश्यकता होती है। और ऐसे ही कुशल नर्स इस तरह के इमरजेंसी चिकित्सा में व्यक्ति की जान बचाने में काफ़ी मददगार होती हैं। तो इस तरह की इमरजेंसी चिकित्सा के लिए कैसी नर्स होनी चाहिए? जो काफ़ी ट्रेंड हैंड है, जो काफ़ी अपने काम में मास्टर माइंड है, कुशल है। तो ऐसे चतुर, ऐसे चालाक, ऐसे समझदार नर्स की ज़रूरत इस आपातकालीन परिस्थितियों के लिए होनी चाहिए। ये नौसिखिया यानी बहुत जो अनुभवी न हो, जिसको इस क्षेत्र में अभी बहुत नए नए आए हों, बहुत अधिक अनुभव न हो, ज्ञान न हो, तो ऐसी नर्स निर्णय लेने में देरी कर सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर अभी हेजिटेशन होता है, एक झिझक होती है, क्योंकि वो अभी इस प्रोफेशन में वो बिल्कुल नई है, इतना अनुभव नहीं है, इतना उनके अंदर कुशलता नहीं है। तो इस तरह के कम अनुभवी नर्स को इस तरह के केस में नियुक्ति नहीं देनी चाहिए। कैसी नर्स को सेवा में लगानी चाहिए? जो काफ़ी कुशल हो, अनुभवी हो, जो काफ़ी अनुभव रखती हो इस बारे में और अपने काम के प्रति काफ़ी मास्टर माइंड हो। तो ऐसे नर्स को उस आपातकालीन व्यक्ति के लिए क्या निर्णय लेना है वो तुरंत निर्णय लेती है और उसकी जो केयर है वो तुरंत शुरू कर देती है। अगर नर्स अनुभवहीन है, ज्ञानवान नहीं है, ज्ञान की कमी है, अभी बिल्कुल नई नई है, तो ऐसे नर्स की नियुक्ति इस तरह के ट्रीटमेंट में उनको जगह नहीं देनी चाहिए। यहाँ पर हमेशा कुशल और अनुभवी नर्स को ही जगह देनी चाहिए, ताकि वो पेशेंट के हक में, रोगी व्यक्ति के हक में तुरंत बिना विलंब किए हुए उचित निर्णय ले और उसका तुरंत प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कर दे जो उसकी समस्याओं के अनुकूल हो। तो ऐसे ही नर्स की यहाँ ज़रूरत होती है। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है आपातकालीन नर्सिंग के सिद्धांत। यानी इस तरह के जो आपातकालीन केसेस होते हैं, रोगी होते हैं या परिस्थितियां होती हैं, तो उसमें नर्सिंग के कुछ सिद्धांत बताए गए हैं जिन्हें हम ऐसे रोगियों की देखभाल करते समय अच्छे से इनको फॉलो करना चाहिए और उनको अमल में लाना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर नर्सिंग निर्णय में सही निर्णय नहीं लिया गया और समय के अंदर निर्णय नहीं लिया गया, थोड़ा विलंब से निर्णय लिया गया, तो फिर यह व्यक्ति के जीवन के लिए घातक साबित हो सकता है। तो अब मान लीजिए कि आपातकालीन कक्ष में आपकी ड्यूटी लगी हुई है और एक समय में एक से अधिक इस तरह से इमरजेंसी पेशेंट आते हैं, तो आप एक बार में कैसे सबको मैनेज करेंगे? ये काफ़ी मुश्किल काम है। तो इसके लिए जो गाइडलाइन दी गई है उसमें ये बताया गया है कि अगर एक समय में एक से अधिक ये इमरजेंसी पेशेंट आ जाते हैं, तो फिर आपको बिना घबराए हुए क्या उचित निर्णय लेना चाहिए? तो निर्णय आपका ये होना चाहिए कि ऐसे पेशेंट को प्राथमिकता के आधार पर, प्रियॉरिटी के आधार पर आपको ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए और उसकी देखभाल शुरू कर देनी चाहिए। तो भाई आप प्राथमिकता सभी तो इमरजेंसी में ही हैं, तो प्राथमिकता आपकी कैसे बनेगी कि हाँ इसको अभी देख लें, इसको बाद में देखेंगे और इसको लास्ट में देखेंगे? लेकिन उसके लिए उपाय, उसके लिए गाइडलाइन बनाई गई है और उसी के अनुसार आपको ऐसे पेशेंट को हैंड केयर करना चाहिए और उसका देखभाल
उसकी चिकित्सा शुरू कर देनी चाहिए। तो आप आइए प्रियॉरिटी कैसे बनाएंगे। तो ऐसे रोगी जिन्हें तुरंत देखभाल कर बचाया जा सकता है, जिनके केयर में थोड़ा विलंब मौत का कारण बन सकता है, तो ऐसे रोगियों को हम प्रियॉरिटी के आधार पर नंबर फर्स्ट पर रख करके उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दें, उनकी देखभाल शुरू कर दें। ये पहला नियम। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, ऐसे रोगी जिनको थोड़ा बाद में भी देखा जाए तो उनको अच्छे से नियंत्रित किया जा सकता है, तो उन्हें हम सेकेंड प्राथमिकता में रखते हैं। और फिर ऐसे रोगी जिनको काफ़ी ध्यान देने के बावजूद भी ठीक नहीं किया जा सकता है, सफलता के चांसेस कम दिखते हैं, उन्हें हमें अंत में देखना चाहिए। ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो आपातकालीन नर्सिंग के सिद्धांत हैं, इसमें एक गाइडलाइन बनाई गई है कि ऐसे रोगी जिनको तुरंत देख लेने से, तुरंत उनका ट्रीटमेंट शुरू कर देने से उनको तुरंत आराम मिल सकता है और वो काफ़ी सीरियस भी हैं, तो हमें उनको सबसे पहले उनको केयर करना चाहिए, उनको ट्रीटमेंट देना शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको हम 10-5 मिनट के बाद भी अगर केयर करना शुरू कर दें तो कोई उनके स्थिति में बहुत फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे पेशेंट को हम दूसरे नंबर पर रखना चाहिए। फिर तीसरी कैटेगरी ये बताई गई कि कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनमें यह शंका जग जाती है, उनको देख करके लगता है कि अगर इनको सघन केयर भी किया जाए तब भी इनके बचने के चांसेस कम हैं, या लाभ का परसेंटेज बहुत कम है, सफलता की उम्मीद बहुत कम है, तो फिर ऐसे पेशेंट को हम लास्ट में देखते हैं, अंत में देखते हैं। ठीक है। तो आपने देखा कि पेशेंट को केयर करने के 3 कैटेगरी बताए गए। पहला में कौन लोग आएंगे, ऐसे रोगी जिन्हें तुरंत देखभाल कर और बचाया जा सकता है, लाभ दिया जा सकता है, जिनके केयर में थोड़ा सा विलंब करना भी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, उनके मौत का कारण हो सकता है, तो ऐसे पेशेंट को हमें नंबर 1 पर रख करके उसका केयर करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसका मैनेजमेंट करना चाहिए। फिर दूसरे कैटेगरी में वो रोगी आते हैं जिनको अगर थोड़ी 10-5 मिनट के बाद भी देखा जाए तो उनकी स्थिति में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ऐसे पेशेंट को हम थोड़ा देर से देख करके भी उनकी प्रॉब्लम को हम नियंत्रित कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हमें सेकेंड नंबर पर देखना चाहिए। और जो तीसरी कैटेगरी बनाई गई वो ऐसा है, वो किस तरह के पेशेंट उसमें होंगे, ऐसे पेशेंट जिन्हें काफ़ी ध्यान देने के बावजूद भी ठीक होने के चांसेस बहुत कम दिखते हैं, आसार बहुत कम हो जाते हैं जीवन के प्रति, तो ऐसे पेशेंट को हम लास्ट में देखें तो ये सही रहेगा। तो आपने देखा कि इसमें 3 कैटेगरी बना दी गई। एक नंबर फर्स्ट ऐसे पेशेंट को जिनको तुरंत देखने की आवश्यकता है, और दूसरी वो जिनको 10 मिनट बाद भी हम दे सकते हैं, थोड़ी विलंब से भी देखें तो उनकी स्थिति में कोई बहुत फर्क नहीं दिखता, तो उनको हम सेकेंड पर नंबर पर रखेंगे। और तीसरे नंबर पर वो पेशेंट की केयर शुरू की जाए जिनको काफ़ी ध्यान देने के बावजूद भी सफलता के चांसेस कम दिखते हों, तो फिर ऐसे पेशेंट को हम लास्ट में देखें। तो आपने देखा कि ये 3 कैटेगरी में हमें कैटेगराइज करके और प्राथमिकता के आधार पर रोगी का जो ये इमरजेंसी केयर है ये हमें करना चाहिए, नर्सिंग केयर है उसको करना चाहिए। और इसमें आगे फिर क्या बताया गया कि रोगी के आपातकालीन कक्ष में पहुंचते ही बिना विलंब के उसकी समस्या का निर्धारण कर उचित निर्णय लेना चाहिए। जैसे ही रोगी व्यक्ति आपका आपातकालीन या इमरजेंसी रूम में आता है तो हमें तुरंत बिना विलंब किए हुए उसकी क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर
उसकी पहचान कर और बिना विलंब किए हुए उसका समस्या का निर्धारण करना चाहिए और हमें उसके प्रति जो उचित निर्णय हो सकता है वो लेकर के तुरंत नर्सिंग केयर हमें शुरू कर देना चाहिए। और अगले पॉइंट में ये बताया गया कि यदि रोगी रेस्पिरेशन समस्या से प्रभावित है तो उसे प्रथम प्रियॉरिटी में रखना चाहिए। यानी ऐसे रोगी जिनमें रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो, सांस लेने में दिक्कत हो, तो ऐसे रोगियों को हमें तुरंत क्या करना चाहिए, उसे प्रथम प्रियॉरिटी में रख करके और उसकी केयर शुरू कर देनी चाहिए। थोड़ा भी विलंब उनके लिए जानलेवा हो सकता है, प्राणघातक हो सकता है। फिर और क्या करना चाहिए, अगला जो नंबर 5 पे गाइडलाइन दी गई वो है आपातकालीन इकाई के लिए वातावरण बिल्कुल आरामदायक होना चाहिए, वहाँ पर अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए एवं प्रयोग किए जाने वाले उपकरण यानी उसके नर्सिंग केयर में जिन जिन हम उपकरणों का यूज करेंगे, जिन जिन ऑपरेटर्स का प्रयोग करेंगे वो अच्छे कंडीशन में होने चाहिए और तुरंत उनका रिस्पांस मिलना चाहिए। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से सजाकर अच्छी कंडीशन में रखना चाहिए। अब कब किसकी क्या जरूरत पड़ जाए ये तो पेशेंट देखने के बाद मालूम होगा। तो कैसा होना चाहिए कि आपातकालीन इकाई के लिए जो यूनिट केयर करने के लिए वहां पर नियुक्त की गई या जो आपातकालीन यूनिट उस पेशेंट की या इमरजेंसी पेशेंट की देखभाल के लिए नियुक्त है या जो देख रही है उसे बिल्कुल कैसा होना चाहिए, उसको होना चाहिए कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर, आरामदायक वातावरण होना चाहिए, वहाँ पर अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए और उसके द्वारा जो उस पेशेंट के हित में जिन जिन उपकरणों की आवश्यकता होगी वो अच्छी कंडीशन में और होने चाहिए ताकि कोई दिक्कत न हो। और क्या करना चाहिए, रोगी के देखभाल के समय स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अब जब आप रोगी को देखते हैं या वो आपातकालीन नर्सिंग केयर की जो टीम है जब ऐसे पेशेंट को केयर करती है, उसकी देखभाल करती है, तो कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं प्रिकॉशन के तौर पर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक। ये क्या होता है, माने इसमें कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका प्रयोग किए बिना इस तरह के पेशेंट को केयर नहीं करना चाहिए। तो क्या है स्ट्रिक्ट एसेप्टिक नियम, जैसे आप पेशेंट देखने जाते हैं तो आपको उस समय क्या होना चाहिए, दोनों हाथों में ग्लव्स होना चाहिए, ये जो सर के ऊपर कैप लगाई जाती है वो लगाया जाना चाहिए, और क्या होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, गाउन होना चाहिए। तो ये तमाम जो स्ट्रिक्ट सेप्टिक टेक्निक का प्रयोग बताया गया है इनका प्रयोग अवश्य करें, बिना इनके प्रयोग के इस तरह के पेशेंट की केयर या देखभाल नहीं करनी चाहिए। अगला उपाय, आपातकालीन यूनिट में भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। ये आपातकालीन कक्ष में जहाँ इस तरह के पेशेंट की देखभाल शुरू की गई, जहाँ पर उसकी देखभाल की जा रही है, उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो ऐसे कक्ष में फालतू लोगों की भीड़ भक्कड़ नहीं होना चाहिए। उससे आपके काम में बाधा पड़ता है और पेशेंट को भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो बिल्कुल लोग भीड़ भाड़ से अलग होना चाहिए, अनावश्यक लोगों को वहाँ से बाहर कर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि यदि रोगी को हायर सेंटर भेजने की जरूरत हो, तो यदि कोई ऐसा पेशेंट है जिसको हायर सेंटर भेजने की जरूरत है तो फिर हमें बिना विलंब किए हुए ऐसे पेशेंट को किसी एक योग्य नर्सिंग स्टाफ के देखरेख में यानी उसके साथ एक योग्य स्टाफ नर्सिंग का व्यक्ति कार्यकर्ता होना चाहिए जो उसको इस सेंटर से लेकर के और हायर सेंटर तक उसके साथ जाए और रास्ते भर उसकी वो देखभाल करता जाए। क्या करना चाहिए,
जब आप लोअर सेंटर से हायर सेंटर पर पेशेंट को, ये हायर सेंटर लोअर सेंटर क्या है, मतलब ऐसा हेल्थ केयर सेंटर जहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं उपलब्ध हैं और पेशेंट ऐसा है जिनको ये उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर केयर करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जो हायर ग्रेड के सेंटर हैं जहाँ पर बहुत ही उचित तरीके की व्यवस्था की गई है, सारे इक्विपमेंट्स की व्यवस्था है, और ऐसे सेंटर पर हमें बिना विलंब किए हुए इस तरह के सीरियस मरीज को भेजने के साथ क्या करना चाहिए, एक योग्य नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी अवश्य लगा देनी चाहिए। यानी पेशेंट के साथ साथ जब तक वो हायर सेंटर तक न पहुंच जाए तब तक एक नर्सिंग स्टाफ उसके साथ होना चाहिए। बिना नर्सिंग स्टाफ के ऐसे पेशेंट के ट्रांसपोर्टेशन में, यानी एक जगह से दूसरे जगह भेजने में दिक्कतें हो सकती हैं। अगर ये नर्सिंग स्टाफ साथ में है तो बहुत कुछ मुश्किल से उसको बचा सकता है। और क्या करना चाहिए, आपातकालीन चिकित्सा के समय रोगी एवं उसके परिजन अत्यधिक मानसिक स्ट्रेस में होते हैं, मानसिक प्रेशर में होते हैं, भयग्रस्त अवस्था में होते हैं। तो इस तरह के माहौल को हल्का करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इन परिस्थितियों में रोगी और उसके परिजनों को ये मानसिक संतुष्टि देते रहना चाहिए ताकि वो आश्वस्त होते रहें, और आपको बार बार उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए ताकि वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, स्ट्रांग रहें, मजबूत रहें, और उनका मनोबल अगर अच्छे स्तर पर है तो फिर उनके रोगी को भी आराम मिलने में आसानी होती है। और क्योंकि मनोस्थिति पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो रोगी मानसिक रूप से थोड़ा दृढ़ रहेगा आपके मानसिक सपोर्ट के वजह से, तो फिर उस रोगी के ठीक होने में भी आसानी होती है। तो आपने देखा कि ये इमरजेंसी नर्सिंग केयर क्या है, यानी एकाएक कोई ऐसी बीमारी जो रोगी को या व्यक्ति को जानलेवा स्थिति में पहुंचा दे, या फिर कोई दूसरी ऐसी कंडीशन जिसके वजह से व्यक्ति के जान को खतरा उत्पन्न हो जाए, तो इस तरह के केसेस को जब हम केयर करते हैं तो इसी को नाम देते हैं नर्सिंग केयर, और इसी को नाम देते हैं आपातकालीन नर्सिंग देखभाल, इमरजेंसी नर्सिंग केयर। और क्या करना होगा, तो इस नर्सिंग केयर के लिए हमें, क्योंकि यहाँ पर समय बहुत कम होता है और कम समय में उचित निर्णय लेकर और इस तरह के पेशेंट का ट्रीटमेंट करना, उसकी देखभाल करना पेशेंट के हक में बहुत अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर यदि एक कुशल नर्स, कुशल ज्ञानवान अनुभवी नर्स की अगर ड्यूटी है, उसकी देख रेख में इस तरह के पेशेंट देखे जा रहे हैं, उनकी केयर की जा रही है, ये पेशेंट के हक में बहुत अच्छा होता है। अगर कम अनुभव की नर्स या फिर अपने काम के प्रति बहुत ज्ञानवान न हो, बहुत जानकारी न हो, तो फिर ऐसे नर्स की ड्यूटी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। किसी ऐसे ही नर्स की ड्यूटी वहाँ पर लगानी चाहिए जो अपने काम की बिल्कुल मास्टरमाइंड हो, अपने कामों में बिल्कुल दक्ष हो, कुशल हो, और उसे काफ़ी लंबा अनुभव हो, इस क्षेत्र का काफ़ी ज्ञान हो। तो ऐसे नर्स की ड्यूटी लगाने से ये जो इमरजेंसी नर्सिंग केयर है ये हाई ग्रेड हो जाता है और पेशेंट को इसका अतिरिक्त लाभ मिलता है। लेकिन इस आपातकालीन नर्सिंग के कुछ सिद्धांत भी बताए गए हैं। जब आप इस तरह की नर्सिंग केयर करते हैं तो इन सिद्धांतों को, इन प्रिंसिपल्स को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। जैसे क्या है कि यदि एक ही समय में कई पेशेंट आ गए और सबकी हालत खराब है, सब इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए ही पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में अब आपके लिए संकट हो जाता है कि भाई यहाँ 10 पेशेंट हैं, हम सबसे पहले किसकी केयर शुरू करें, किसकी बाद में करें और किसकी लास्ट में करें। तो इसके लिए एक पैमाना बनाया गया कि ऐसे पेशेंट जिनको तुरंत नर्सिंग केयर की ज़रूरत है और इसके द्वारा उनकी जान को आराम से बचाया जा सकता है, उनका देखभाल तुरंत शुरू करना चाहिए और बिना विलंब किए हुए उनकी जो समस्या है उसके अनुसार
ये निर्णय लेकर के उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे तो इनको हम फर्स्ट प्रियॉरिटी में रखते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति या ऐसे पेशेंट जिनको थोड़ा विलंब से भी अगर केयर किया जाए तो उनके स्थिति में कोई बहुत बदलाव नहीं आता है, तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे पेशेंट्स को हम नंबर 2 की प्रियॉरिटी में रखते हैं। और जो नंबर 3 या लास्ट वाली प्रियॉरिटी में ऐसे रोगियों को रखते हैं जिनमें हमें काफ़ी ध्यान देने के बावजूद भी अगर उनमें लाभ के चांसेस बहुत कम दिखते हैं, सफलता के चांसेस बहुत कम दिखते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे रोगियों को हमें लास्ट में केयर करने की ज़रूरत होती है। तो आपने देखा कि इसमें 3 कैटेगरी बना दी गई। और क्या करना होगा कि जैसे ही पेशेंट आपातकालीन कक्ष में पहुंचता है तो हमें बिना विलंब किए हुए उसकी समस्या का निर्धारण करना चाहिए कि इसकी प्रॉब्लम क्या है और इसके लिए हमें उचित तरीके से क्या क्या केयर की ज़रूरत है, तो इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए, यदि रोगी की ब्रीथिंग समस्या है, सांस लेने में कोई दिक्कत है, तो ऐसे व्यक्ति को हमें उसके प्रियॉरिटी के आधार पर नंबर 1 पर रख करके उसका ट्रीटमेंट और उसका नर्सिंग केयर करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, आपातकालीन यूनिट के लिए जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल वो कंफर्टेबल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, जो इक्विपमेंट या ऑपरेटर्स उस व्यक्ति के देखभाल में यूज किए जाने वाले हैं वो अच्छे कंडीशन में होने चाहिए, बिगड़े हुए नहीं होने चाहिए, उसमें कोई फॉल्ट नहीं होने चाहिए, वो सभी विसंक्रमित होने चाहिए। ये तमाम बातें हमें करनी होगी, ये गाइडलाइन में बताया गया है। आगे फिर बताया गया कि रोगी के देखभाल के समय स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए हमें ये स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का प्रयोग करते हुए ही बिना इसके पेशेंट की देखभाल हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या होते हैं स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक? आप पेशेंट को जब आप देखते हैं तो आप भी उसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से आप संक्रमित हो सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको ग्लव्स की ज़रूरत होगी, मास्क की ज़रूरत होगी, गाउन की ज़रूरत होगी, टोपी की ज़रूरत होगी। तो ये तमाम उपाय स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करने चाहिए, अन्यथा वही बात होगी कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आगे फिर बताया गया कि आपातकालीन यूनिट में भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, अनावश्यक लोगों को वहां से हटा देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, यदि पेशेंट को हायर सेंटर पर भेजने की जरूरत महसूस हो तो ऐसे पेशेंट को बिना विलंब किए हुए ये निर्णय लेना चाहिए कि इसे तुरंत भेज दिया जाए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, जब हम इस तरह के पेशेंट को हायर सेंटर रेफर करते हैं तो उस पेशेंट के साथ हमें एक योग्य अनुभवी नर्सिंग स्टाफ के साथ भेजना चाहिए, ताकि उसे रास्ते में अगर कोई दिक्कत होती है तो नर्सिंग स्टाफ उसके मुसीबत को कम कर सकता है, इसके वजह से उसे काफ़ी सहूलियत मिल सकती है। और क्या करना चाहिए, आपातकालीन चिकित्सा के समय रोगी एवं उसके परिजनों को जो मानसिक रूप से बहुत ही भयाक्रांत होते हैं, बहुत ही मानसिक दबाव में होते हैं और डरे हुए भी होते हैं, भयग्रस्त भी होते हैं, तो फिर ऐसे रोगी और रोगी के अटेंडेंट्स को, उसके पारिवारिक जनों को हमें मानसिक रूप से सपोर्ट ज़बरदस्त तरीके से देते रहना चाहिए और उन्हें समय समय पर इस बात के लिए आश्वस्त करते रहना चाहिए कि आप घबराएं नहीं, आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए, ठीक हो जाएगा। उसकी सघन देखभाल की जा रही है और उसका जो नर्सिंग केयर है वो उचित हाथों में है, सुयोग्य लोग उसकी नर्सिंग केयर कर रहे हैं, आपका पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे। बाकी इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारियां हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, जो अगले एपिसोड में हम लेकर के आएंगे।